पूरे देश को इंतजार है 4 जून का, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले सर्वे आ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में हम हाजिर हैं देश के 6 वरिष्ठ पत्रकार संपादकों के साथ, यह समझने के लिए कि उनके दशकों के लंबे अनुभव के आधार पर उनका अनुमान क्या कुछ है 4 जून के नतीजे को लेकर। और इस एडिटर्स पोल में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भंडारी जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं रामकृपाल सिंह सर और वरिष्ठ पत्रकार राज किशोर जी भी। आप 6 संपादक हमारे साथ हैं जिनसे हम समझेंगे कि 4 जून के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं। 100 सेकंड का वक्त एक संपादक के पास शुरुआती तौर पर। सर, आपका समय शुरू होता है। मनोज जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा अपना सर्वे था, तो हमने जो सर्वे किया था, हमारे सर्वे की फाइंडिंग्स ये थी कि हमने एनडीए को 342 से 378 की रेंज में सीट दी हैं, इंडिया अलायंस को 91 से 101 और अदर्स को 21 और 23 के बीच में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 295 से 327 के बीच सीट मिलती हैं और कांग्रेस को 62 से 68 के बीच में। तो अनुराग, देखिए, ये जो फाइंडिंग्स है इसमें हम देखते हैं कि एनडीए की विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री तीसरी बारी में होने वाली है। तो इसका रीज़न क्या है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमारे सर्वे में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पसंद क्या है। तो 63% लोगों ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। और ये जो जवाब है, ये जवाब नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर जगह प्रधानमंत्री के तौर पे लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं और हर वर्ग के लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं। इसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी की जितनी भी जो भी काम है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, या फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, या कोई भी उनकी स्कीम्स हो या जो काम हो, वो हर वर्ग के लोगों को अपील करते हैं जी। तो यही कारण है कि एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री लगता है कि इस बार एनडीए को मिलेगी। अगर हम रीजन वाइज देखें तो पहले जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन में एक सैचुरेशन नॉर्थ में था, उसी तरीके से जो हिंदी बेल्ट में एक तरीके से सैचुरेशन था और वेस्ट में भी था। तो इस बारी कुछ स्टेट में हो सकता है कि सीटें कम हो, हमें लगता है कि सीटें कम होंगी, हरियाणा में जैसे सीटें कम होंगी, राजस्थान में होगी, लेकिन नॉर्थ में, यूपी में सीट इंक्रीज होगी और साउथ और ईस्ट में बहुत अच्छी सीट उन्हें मिलेगी। ठीक है एनके सर, आप कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? सर, आपको तो लंबा अनुभव है कई दशकों का। कितनी सीटें एनडीए को, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य के खाते में क्या, और उसका आधार क्या सर? देखिए, जो न्यूज़ नेशन का सर्वे था उसमें हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसके निष्कर्षों को निकालने में हमारा भी कुछ रोल रहा है, लिहाजा हम उससे हट नहीं सकते। और वो मेरा कन्विक्शन भी है कि ऑलमोस्ट कारण इसमें है जी, वो मनोज जी से थोड़ा अलग है। इसलिए नहीं कि मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं इसलिए ये वोट मिले हैं। एक बेनिफिशियरी क्लास आपने सोसाइटी में किया जो याचक रूप में 5 किलो अनाज और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका एक्सेप्टेबिलिटी थी कि 5 किलो अनाज आप 5 साल से दे रहे हैं, लगभग अब 4 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये 5 किलो अनाज का था और ये बेनिफिशियरी क्लास जो था एक हो गया। दूसरा, आपने जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास था उसको एस्पायरिंग एक वो बना दिया, ग्रुप बना दिया, ताकि वो अगर 1 लाख की सैलरी पाता है महीने में तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख के लिए एस्पायर करे। और उसको भारत की जो चमक है बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास बना जाए तो वो उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो बेनिफिशियरी क्लास बनाया वो बना क्यों? आपने क्या उस बेनिफिशियरी क्लास के लिए वाकई परमानेंट कोई सॉल्यूशन दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप 5 किलो अनाज मतलब कि 200 रुपए हर व्यक्ति को दे के 4 साल से आपने लेकिन मुतासिर किया। तो वो उसके साथ धर्म था, क्योंकि वो गरीब है तो लॉजिक पावर नहीं, शिक्षा कम है। नतीजा ये हुआ कि जो आपका धर्म का जो ये मार्केट था उसके साथ वो मुतासिर हो गया। नतीजा ये हुआ कि 10वें साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, तीसरा उसमें भी मोदी जी को सपोर्ट बेस नीचे से भी मिला और ऊपर का भी मिला। राहुल सर, आपका अनुमान सर? देखिए, मैं गणित में बहुत कमज़ोर हूँ और इस तरह से कभी भी मैंने गणना की नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मैं एक मोटे मोटे उस पर कह रहा हूँ, वो भी यहीं बैठ के मैंने आपके यहाँ किया है
मेरे हिसाब से एनडीए को सब मिलाकर लगभग 315 से 325 30 के आसपास 35 तक सीटें मिलनी चाहिए, जिसमें बीजेपी का अनुमान मेरा है 280 से 300 और बाकी अन्य उसमें 30-35 सीटें बाकी इसमें। उसके बाद जो बचेगा उसमें 150 से मैं समझता हूँ कि 180-85 तक, अब वो गिनती अभी मुझे ध्यान नहीं है इतना इंडिया गठबंधन को, और जो शेष बचेंगे वो अन्य को मिलेगा। लेकिन 330 ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी, हाँ 300 मैं ये मानता हूँ, और शुरू से मुझे लगता रहा है कि विकल्पहीनता या मोदी जी के बराबर समकक्ष किसी विकल्प के रूप में नेता का चेहरे का ना होना, उनके कद के बराबर के किसी नेता का ना होना एक बहुत बड़ी कमी उनको चुनौती देने वाले इंडिया गठबंधन की रही है। और ये एक बहुत बड़ा कारण वोटों के मतदान का इस बार भी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 10 साल के बाद लोग उसी मोह में और उसी मैं कहूँगा मोदी मोह में या उनसे उतने ही प्रभावित रहे जितने अब तक रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं। ये चुनाव जैसा दिख रहा था किसी लहर का नहीं, सामान्य चुनाव था जहां पर स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, जातीय मुद्दे, जातीय निष्ठाएं, धार्मिक निष्ठाएं भी, और उम्मीदवारों की अपना उनका व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता या अलोकप्रियता, इन सारी चीज़ों का एक मिला जुला परिणाम हमको मतदान में देखने को मिला। प्रदीप भंडारी जी, 325 से 330 सीट दे रहे हैं राहुल सर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, हम लोग ने इस पर सर्वे भी किया है, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जब हम लोग ने 2019 का भी चुनाव प्रेडिक्ट किया था और कहा था प्री पोल के अंदर कि बीजेपी ऑन इट्स ओन 300 प्लस लेके आएगी, तब भी लोगों को अचंभित लग रहा था। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ऑन इट्स ओन पिछली बार के आंकड़े से ज्यादा लेके आएगी। 310 से ज्यादा सीट बीजेपी की आएगी और 340 तक भी जा सकती है, और एनडीए वर्ष के सिनेरियो के अंदर भी 360 के ऊपर पहुंचेगी। सीधा उदाहरण है, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है एम फैक्टर के ऊपर आधारित है, महिला फैक्टर के ऊपर आधारित है। इस देश के अंदर 50% इलेक्टोरेट जो है वो महिला है, और 50% इलेक्टोरेट में 65% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों के अंदर, 60% से ज्यादा अर्बन इलाकों के अंदर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के अंदर वेलफेयर की वजह से, और अर्बन इलाकों के अंदर जो है वो अर्बन एस्पिरेशन की वजह से। तो मान लीजिए अगर 10 वोटर है और 5 वोटर महिला है, उसमें से 4 वोट अगर एक पार्टी को जाता है, 3 वोट से ज्यादा एक पार्टी को जाता है, तो अगर पुरुषों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ऐसा नहीं कि 5 का 5 वोट अपोजिशन को जा रहा है, वो 3 जा सकता है, और ओवरऑल नेट जो है वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे कैरिज्मा के ऊपर। अगर मैं स्टेट वाइज भी बात करूं तो बंगाल में 18 सीट आई थी, इस बार 22 से ज्यादा आ सकती है। उड़ीसा में 8 सीट आई थी, इस बार 15 से ज्यादा आ सकती है। तेलंगाना में 4 सीट आई थी, इस बार 10 सीट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का 31% वोट शेयर था 2014 में, बढ़ के 2019 में 37% हुआ, और इस बार 40% क्रॉस कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप पूरा ट्रैजेक्टरी समझेंगे तो 60% ज्योग्राफी से 2014 में 90% सीटें मिली थी। लोगों को लगा था कि भाई वेव बालाकोट की वजह से हुआ, पर मार्च 2019 के अंदर जब मैंने कहा था तब हम लोग को 300 प्लस हमने कहा था, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेस बढ़ा था, और उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ा, और अब उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से बड़ी मैंडेट आएगी, पिछली बार से ज्यादा प्रत्याशित मैंडेट, कोई एंटी इनकम्बेंसी 50% इलेक्टोरेट में नहीं है। ठीक है, आप करें कि मिनिमम 360 तो एनडीए के हैं, मिनिमम 360 एनडीए, मिनिमम 310 बीजेपी। ठीक है, रामकृपाल सर। देखिए, एनडीए 300 प्लस, इंडिया अलायंस 200 माइनस, मतलब 200 से कम। हाँ, ठीक है, और बाकी जो बचते हैं 43 जो है, ये कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे मायावती अलग है। ये क्यों और कैसे है, मैं इसका क्वांटिफाई कर रहा हूँ। देखिए, एक वाक्य है, मैं कह रहा हूँ कि बुद्धि और परिश्रम की नकल नहीं हो सकती, मेहनत और अक्ल की नकल नहीं हो सकती। और ये जो आज अचीव कर रहे हैं मोदी, आज ये कोई अचानक नहीं है। 2014 से वो लगातार काम कर रहे हैं। 2014 से उन्होंने एक काम किया कि हम लोग बचपन में, हमारे लिए केंद्र का मतलब होता था रेलगाड़ी और पोस्ट ऑफिस जी, बाकी सब जगह राज्य सरकार होती थी, लेखपाल से लेकर के मुख्यमंत्री तक जो भी काम होता था, सिपाही है, लेखपाल है, फलाना। मोदी ने चुपचाप स्टेट को रिप्लेस किया। पहले बात वो जनधन अकाउंट लेकर के हर एक महिला के पास गए, उसके बाद सिलेंडर लेके गए, मकान बनाया। नट सेल में मैं कहूँ
इज्जत घर से लेके रसोई घर में राशन और ऊपर छत, और अब तो ऊपर सोलर पैनल भी लगने जा रहा है जी। जमीन पर मोदी, सब सर पर मोदी। कोई इस समय गांव की महिला नहीं है कि जो इससे वंचित हो, ठीक उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, बस। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उदार नहीं है राजकिशोर सर। रामकृपाल सर कह रहे हैं कि 300 और 200 मैक्सिमम इंडिया गठबंधन के। आप तो सर खासकर दक्षिण के कई राज्यों से घूमकर आए हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक ही फैक्टर था, मोदी या मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में। अच्छा, मोदी के जब पक्ष में बात करते हैं तो सिर्फ उसके साथ चेहरे की बात नहीं होती है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, एक विश्वसनीयता होती है या एक अविश्वसनीयता होती है कि मतलब मोदी क्या कह रहे हैं, कुछ उन पर भरोसा करने वाले हैं, और एक वर्ग वो है जो मोदी पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन भरोसा करने वाले लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये लगता है कि लगातार 15 साल इस तरीके से काम करते हुए जो आदमी डिलीवर करता हुआ चला आ रहा है, और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरीके की बातें लोगों के दिलो दिमाग में ज़्यादा थी। एक फैक्टर जिस पर ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर नहीं बात हो पाई, वो निश्चित तौर पर राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा था। जो लोग सोच रहे थे कि वो एक वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जो अच्छत बट गया, उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ। एक जिसको कहते हैं कि साइलेंट वेव थी, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अंदर था कि उनके आराध्य वहाँ पर लौटे हैं, और सिर्फ राम का लौटना उनके लिए सिर्फ आस्था और गौरव का प्रतीक नहीं था, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई थी जो उनको अपनी पहचान दिलाता हुआ एक मामला उनके साथ में जुड़ता था। दूसरा, महिलाओं वाली बात यहाँ पर बिल्कुल कही गई, उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो 31 करोड़ 20 लाख करीब जो है वोट पड़े हैं, आज ही चुनाव एक की वो थी, और महिलाओं के बीच में मैंने क्रॉस था, मतलब मैं रिलीजन भी कह सकता हूँ, मैं जहाँ जहाँ गया कि कई बार धर्म से परे भी मैंने देखा कि मोदी में महिलाओं को लेकर, मतलब महिलाओं में मोदी को लेकर एक अलग तरीके की लोकप्रियता थी, और वो चाहती थी कि मोदी वहाँ पर आए। और मैंने जैसा कहा, उसके साथ में जो प्रबंधन, सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से माइक्रो बल्कि नैनो मैनेजमेंट जिसको कहें, वो अमित शाह या उनकी टीम जो लगातार करती जा रही थी, जो सीटें खराब थी उन पर भी किया। ये चुनाव दरअसल पूरी तरीके से प्रबंधन का चुनाव था, और आंकड़ा 360 के करीब मैं देता हूं एनडीए को। 360, ठीक है। लेकिन प्रदीप भंडारी, क्या वजह आपको नजर आती है कि उत्तर भारत, जहां कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, अपने पीक पर थे, अब तो यहां से कमी होंगी, स्थिति लगभग वैसी बनी नजर आ रही है जैसी 2019 में? देखिए, ये हमारे ट्रेडिशनल बायसेस होते हैं कि हमको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर पीक पे है तो जरूरी है कि एंटी इनकम्बेंसी आएगी। देखिए, जनता जमीन के ऊपर जब उसको लाभ मिल रहा है और जब उसको लगता है कि सरकार उसके साथ सुख और दुख में खड़ी है, तो कोई उसमें निश्चित नहीं है कि जनता अपना मत बदले। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार सपा और बसपा साथ में आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 41-42 से बढ़ के 49% हो गया था, सीटें 62 थी। आज की स्थिति के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी सपा के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई बेस वोट नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो महिलाएं बीएसपी की शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बीएसपी का वोट कम हो रहा है, उसका मेन बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है। तो जहां लोकल फैक्टर्स बहुत प्रभावी, जैसे मान लीजिए हरियाणा के अंदर सोनीपत की सीट हो गई, सिरसा की सीट हो गई, रोहतक की सीट हो गई, ये बहुत बिट्स एंड पॉकेट फिनोमेना है। दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर पूरा भी वोट एक दूसरे का ट्रांसफर कर दें, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर को क्रॉस नहीं कर सकते एक भी सीट पे, क्योंकि वो 50% से ज्यादा है, और कोई क्रॉस वोट नहीं हो रहा बीजेपी से कांग्रेस की तरफ। तो ओवरऑल देश के अंदर कोई एंटी मोदीज्म नहीं, प्रो मोदीज्म है। और हवा अच्छी तारीख में बड़ी बात कहूंगा, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको वेव देखनी तो जनता प्लैक कार्ड लेके मोदी के खड़ा हो जाएगा। जनता को लगता है कि सरकार ने मेरे लिए कुछ किया है तो चुपचाप रहती है, पोलिंग बूथ पे अपना बटन दबा देती है। एनके सर, क्या आपको भी लगता है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती है हर चुनाव में, खासकर 10 साल के टर्म के बाद, वो नरेंद्र मोदी ने प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। असल में तर्कशास्त्र की एक प्रॉब्लम है, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइसेस। ये बहुत बुरी आदत है। होता यह है कि आपने बता दिया कि महिलाएं ने सारे के सारे वोट दिया, वो प्याज के दाम भूल गई, परवल आज 140 रुपए किलो है वो भूल गई, उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी, शहर से छोड़ के आके घर में बैठा है वो भूल गई, और मोदी को वो वोट दे देंगी, रिलीजियोसिटी की वजह से दे देंगी। साल 2 साल 1-2 टर्म तो हो सकता है, ये लगातार नहीं होता। लिहाजा लेकिन फिर वोट मिले क्यों? हाँ। हम लोगों ने जब सर्वे किया था तो एक सवाल हम लोग का था, जो अभी मनोज जी ने बताया कि आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, 65% लोगों ने कहा। तो 65% वोट क्यों नहीं मिले? इसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि प्रधानमंत्री को वोट तो पैसे बोला चाहता है, लेकिन जो बाकी जीवन की चीजें हैं उसको देख के, लोकल एमएलए के एमपी का कैंडिडेट देख के और ओवरऑल देख के वो कम वोट देता है। तो मोदी को 37.3% वोट मिलते हैं। तो इसलिए जब हम लॉजिक करें तो उसमें एक सम्यक व्यू रखें, इंटीग्रेटेड वेरिएबल्स लें,
तब समझ में आएगा कि इतने के बावजूद इतना कुछ है तो मोदी को तो 90% मिलना चाहिए, 80% तो हिंदू ही दे देगा वोट। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि रैंक जबरदस्त बेरोजगारी है, जबरदस्त महंगाई है, और इसका दंश वो कॉमन आदमी झेल रहा है। ठीक है, लेकिन मनोज सर, क्या वाकई जिसका जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स चली हैं पिछले 10 सालों में वो जमीन तक पहुंची हैं, जैसे रामकृपाल सर कह रहे थे कि जमीन से लेकर आसमान तक मोदी की वेलफेयर स्कीम काम कर रही है, क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होता है वाकई, खासकर महिला वोटर के बीच में? नहीं, देखिए, इसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर होता है, महिलाओं के ऊपर खास तौर से। और वेलफेयर स्कीम आज से पहले इतने लार्ज स्केल में जहाँ की करोड़ों लोगों तक पहुँची हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो भी वेलफेयर स्कीम चलाई उसमें करप्शन इतना होता था कि नीचे तक वो जाती नहीं थी। लेकिन इस बारी जो डिलीवरी सिस्टम मोदी का जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक तो लाने के बाद करोड़ों लोगों के बीच उसको इम्प्लीमेंट करना। मेरे को लगता नहीं कि संसार में ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरा होगा। दूसरी चीज़, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोदी के साथ साथ योगी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो जिस तरीके से वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ है, और जिस तरीके से लोगों को मोदी के ऊपर ट्रस्ट है, तो ये एक कारण था कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हरियाणा में बीजेपी की सीट कम होती हैं, राजस्थान में बीजेपी की सीट कम होती हैं इनमें एग्जिट पोल्स में। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ की बीजेपी का गेन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका रीज़न योगी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अलावा जो है वो ये है कि अगर हम साउथ को देखें और ईस्ट को देखें तो बीजेपी जिस तरीके से मेहनत बीजेपी ने साउथ में एक्सपेंशन में की है उसका रंग अब सामने वो है, मतलब कि हमें दिखता है। ठीक है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, उनकी सीट इंक्रीज़ होती है, आंध्रा में उनकी सीट इंक्रीज़ होती है, तमिलनाडु में लगता है कि उनका खाता खुलेगा, और केरला में भी लगता है कि उनका खाता खुलने के चांसेस हैं। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बीजेपी का गेन है। यही कारण है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमें एनडीए की दिखती है। राजकिशोर जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आप तो दक्षिण के इन तमाम राज्यों में घूम कर भी आए हैं। जो बात हम यहाँ दिल्ली में, नोएडा में स्टूडियो में कर रहे हैं, क्या वाकई वो ज़मीन पर आपको भी लगी? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक तक सीमित थी वो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र में सहयोगी दल के साथ अपनी ज़मीन को मजबूत कर रही है? नहीं जी, देखिए, जमीन मजबूत हो रही है, लेकिन सीटों में वो कितना कन्वर्ट होता है इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें उनके पास आ सकती हैं, और वोट परसेंटेज ये आप मानकर चलिए 15% से कम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो सनातन वाली जो डिबेट वहाँ पर चली थी, वो डिबेट कहीं ना कहीं वहाँ पर एक जो वर्ग है उसके साथ में बहुत ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट महसूस कर रहा था, जिस मुद्दे को वहाँ पर अन्नामलाई ने उठाया था। और अन्नामलाई तमिलनाडु की सीमा से बाहर जाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी वो अपने आप में बहुत ठीक ठाक फिगर बन चुके हैं। यहाँ रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में आपको बताऊँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन पिछली बार ऐसा लग रहा था कि केसीआर के साथ में उनकी कहीं अंदर खाने कोई सहमति है। लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तारी हो जाती है, केसीआर की बेटी की गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, इनकी आपस में कोई अलायंस नहीं है। तो उसके बाद वो वोट ये लग रहा है जो सीटें वहाँ बढ़ रही हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि वो डबल डिजिट में जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे अभी शक है। मुझे लगता है कि वो 8 से मतलब सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। 4 सीटें थी तो वो 8 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, 10 जाएंगी, लेकिन लोगों ने 12 तक सीटें दे दी, मैं नहीं कह सकता। उड़ीसा के बारे मतलब उड़ीसा तो खैर अलग राज्य हो गया, लेकिन कर्नाटक में नुकसान हो रहा है पिछली बार की तुलना में, निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ। अब वो 3 सीटों का हो रहा है, 5 सीटों का हो रहा है, ऐसा मेरे पास कोई बैरोमीटर नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मोदी फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर था कि उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही थी। और कई बार जो तर्कशास्त्र की बात अभी एनके सर कह रहे थे, बुद्धि कई बार लगता है कि उस पर लोग नहीं लगाते हैं, जो एक हवा चलती है उसके साथ में निश्चित तौर पर लोग जाते हैं। सामने कोई फैक्टर नहीं था, किसी कोई विश्वसनीयता नहीं थी, और जिस तरीके की आए बाएं साएं बातें विपक्ष की तरफ से, कोई स्थिरता नहीं थी विषयों पर, उसका फायदा निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को। रामकृपाल सर, वो जो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्या आपको लगता है कि इसका भी फायदा है? जो टैली है वो 300 के पार इस एडिटर्स पोल में भी जा रही है। देखिए, विपक्ष है ही नहीं सामने, विकल्प ही नहीं है। राहुल जी ने जो कहा ना, एक आगे की एक पंक्ति है कि जीवन कितना आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। आप बताइए विकल्प क्या है? दूसरी चीज, हम लोग एक चीज कंफ्यूज करते हैं कि डिसेंट हमेशा रिबेलियन नहीं होता, बेटा भी नाराज रहता है बाप से। हम लोग जो नाराजगी ढूंढ करके ये सोचते वोट नहीं देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक डिसेंट रिबेलियन के लेवल पर नहीं है, और रिबेलियन के लेवल पर वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि
जो उसके पास है, कोई खाना बनाने वाला है, जब तक उससे बेहतर कुक नहीं मिल जाएगा उसको घर से नहीं भगाएगा। तो मोदी की स्थिति आज वही है। दूसरी चीज में एक बात और आपको बता दूं, जो लोग इसका जैसे इसको अगर आप क्वांटिफाई कीजिए, इसका कारण है, मैं अगर किसी से पूछूं कि ओबीसी बीजेपी का कभी भी कोर वोटर नहीं था, वो कैसे 2014 में बन गया, उसका एक रीज़न है। मंडल जो बना था, मंडल उस समय एक भावुकता, मतलब एक तो था, और जो मंडल के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस थे उनको सरफेस होने में 20-22 साल लगे। नतीजा क्या हुआ, मंडल का दही जमाया गया था, वो 20 साल में दही जो है वो फट गया। उसमें दो चीज़ आई, मक्खन और मट्ठा। मक्खन रहा ये जो पीजेंट्री पार्टीज हैं इनके लीडर के साथ, मट्ठा चला गया बीजेपी के साथ। और वो 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का इलेक्शन हुआ है, उसकी भी एनालिसिस कीजिए तो आपको ओबीसी बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। हालांकि सर हमारे उत्तर प्रदेश, मैं केवल एक लाइन कर लूं, और ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब तक बीजेपी के साथ रहेगा तब तक बाकी चीजें भी आएंगी। और दूसरी बात मैं कह दूं, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एनके सिंह भी, हम भी, मेरे गांव में छोटी जातियों के कच्चे घर होते थे, महिला कभी भी संपत्ति की मालिक नहीं होती थी। अगर 8 करोड़ घर बने हैं और कल्पना कीजिए उसमें 70% वो घर महिलाओं के नाम है। ठीक है। अब आप देखिए, दो चीज होती है, एक किसी को भला देना, लाभ करना, एक होता है सोशल एम्पावरमेंट, मालिकाना हक देना, एहसास कराना। उसकी पूरी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि मैं घर की मालकिन बनूंगी, आज वो मालकिन है। लेकिन राहुल सर, हमने अभी टीना की बात की, देयर इज नो अल्टरनेटिव। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है उसमें कहीं कंफ्यूजन रहा? मध्य प्रदेश, राजस्थान के जब चुनाव हो रहे थे तो सहयोगियों ने सवाल किया कि साहब आप बैठक तक नहीं कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, ये भी एक बड़ी वजह जिसके चलते कोई विकल्प नजर नहीं आया मतदाताओं को। देखिए, शुरू में जिस धूमधाम के साथ इंडिया गठबंधन बना था, अगर वो अपने उस मोमेंटम को कायम रखता, उस एकता को बनाए रखता, अब निरंतर सक्रिय रहता और एक आध महीने बाद ऐसा न लगता कि वो बिखर गया है, सब लोग अपनी अपनी चिंताओं में लग गए हैं, अपने अपने राज्यों में लग गए हैं, तो वो एक ज़्यादा कड़ी चुनौती दे सकता था। उन्होंने बहुत कीमती कई महीने नष्ट किए अपनी संगठन की कमी में, अपनी मैं कहूँगा कि एकता की कमी में, और उनको दोबारा एक वापस जुड़ने में समय लगा। उसमें काफ़ी समय, बहुत कीमती समय गया। नीतीश कुमार का जो एक संयोजक होने वाले थे उसके, उनका वहाँ से निकलना वो एक बहुत बड़ा झटका था, तो उसने उनका बहुत नुकसान किया। मुझे लगता है कि अगर उनको पूरी तैयारी, पूरा समय मिलता और उन्होंने शुरुआती वो गलतियां और मूर्खताएं न की होती तो वो ज़्यादा कड़ी चुनौती दे सकते थे। तो उससे एक ये भाव बना कि भाई ये लोग एक संगठित नहीं है, ये आगे भी संगठित रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है, नीतियों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 4 चीज़ें युद्ध में जीतने के लिए चाहिए: नेतृत्व, नीतियाँ, संगठन और संसाधन। इन चारों में आप एनडीए को देखिए और इंडिया गठबंधन को देखिए तो शुरू से आज तक कोई समानता, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो नहीं बन पाई। बिल्कुल। एनके सर, नेतृत्व की तो बात की हमने, आपको लगता है कि संगठन के स्तर पर भी थोड़ी दिक्कत रही है इंडिया गठबंधन के लिए? दूसरी तरफ तो संघ का कैडर है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मुकाबला कांग्रेस पार्टी का, जहां पर संगठन को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। किसी भी कोएलिशन में पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट होता है, जब कोएलिशन कोई होता है तो उसके 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। डेफिनेट पर्पस, आप कोएलिशन कर क्यों रहे हैं? तो कोएलिशन यहाँ था मोदी को हराना, इसलिए कर रहे हैं। डेफिनेट कोई सोशल आउटक्राई नहीं था। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, रिजॉल्व हुआ ही नहीं। और बाकी कमिटेड कैडर स्ट्रक्चर, तो बाकी तो छोड़िए, आज से 30-40 साल, 20 साल, 25 साल पहले तक जब हम कांग्रेस कवर करते थे तो कांग्रेस सेवा दल के लोग टोपी पहन के और फक्र के साथ खड़े रहते थे। आज कांग्रेस सेवा दल नहीं है, तो कांग्रेस का जो कैडर स्ट्रक्चर था अव्वल तो वो गायब है, और दूसरा उसका जो कमिटमेंट के लिए आइडियोलॉजिकल बैकअप होता है वो कांग्रेस में है नहीं। तो राहुल ने जो यात्रा की उससे लोग राहुल के प्रति तो उनकी उम्मीदें बढ़ी,
लेकिन पार्टी के प्रति वो बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि ये वोट में ट्रांसफर राहुल नहीं करा पाए। पहला काम तो ये है कि आप पार्टी स्ट्रक्चर तो तैयार करें, नीचे तक सेकेंडरी टर्शियरी लेवल तक आप लीडरशिप तो लाएं। ये है ही नहीं कांग्रेस में, तो इसलिए जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी कि हम वोट तो दें, हम बहुत बेचैन हैं कि हमारे पास ये दिक्कतें हैं, लेकिन वो विकल्प आपके पास नहीं था जो कि इंडिया गठबंधन नहीं दे पाया। मनोज तो ये सर, वो जो criteria एक एस्पिरेशन है, आपको लगता है कि उसने भी इस टैली को 300 से पार रखा है? गांव के आदमी को लगता है कि साहब देखिए राशन मिल रहा है, ऐसा ना हो कि सरकार बदल गई तो राशन ना रुक जाए, अभी हमारा पक्का मकान बनना रह गया है, अभी तक वो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो कहीं ना अटक जाए। वही स्थिति शहरों में भी अलग अलग स्तर पर। देखिए, मोदी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि पहले कि 2014 में जिस समय की यूपीए की सरकार थी, उस समय आपने देखा होगा कि पेसिमिज्म हर जगह था। ये वाला स्कैम, कोल स्कैम हो गया, 2G स्कैम हो गया, 1,70,000 करोड़ का स्कैम हो गया, 4 लाख करोड़ का स्कैम हो गया, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था। उसके बाद जब मोदी सामने आए तो एक बिल्कुल फ्रेश चेहरे की तरह वो सामने आए, और उन्होंने शुरू में जो काम किए, जिस तरीके से टफ उन्होंने डिसीज़न लिए, तो और प्लस ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनकी काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। तो वो देख के मेरे को लगता है कि हर इंसान के अंदर, हर तबके के लोगों के अंदर एस्पिरेशंस हुए। मिडिल क्लास एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ना चाहती थी, बिजनेस क्लास और ज़्यादा बढ़ना चाहती थी, उसी तरीके से जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके भी एस्पिरेशंस थे। उन्हें भी लगता था कि भाई ये जो चीज़ थी कल तक हमारे पास नहीं थी, आने वाले टाइम पे वो चीज़ हमें मिलेगी। और करप्शन जितनी नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी सारे मीडिया से बिल्कुल ही साफ़ हो गई। तो ये मेरे ख्याल से एस्पिरेशन, ये मोदी जी का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में। आधे से ज़्यादा राज्यों में राजकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खासकर बड़े राज्यों में स्टेट्स की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी एड ऑन करा इस टैली में, जब बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है? नहीं, निश्चित तौर पर इसका फ़र्क तो पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश जहाँ पर हम लोग बैठे हुए वहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पर एक अलग MY समीकरण चला, मोदी योगी समीकरण चला, जो हम लोग सुनते चले आ रहे थे। एक अलग तरीके की एक यहाँ पर क्रोनोलॉजी आई। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो समझ में आ रहा है, जो टैली आ रही है, इसमें मोदी के खिलाफ ऐसा कोई गुस्सा नहीं था जिसको भुनाने के लिए आपको सिर्फ कोई मुद्दे छेड़ने थे या अलायंस बनाना था, जैसा कि आराम से हो सकता था। यहाँ आपको एक लंबी लकीर खींचनी थी। एक विश्वसनीयता की जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हैं या 1500 रुपए किसी के खाते में डालने की बात करते हैं। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, वो नहीं कर पाते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल जैसे जो स्टार प्रचारक थे, वो दरअसल एनडीए के स्टार प्रचारक थे, वो इंडिया के स्टार प्रचार नहीं कर रहे थे। वो लोग बाहर आके जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की और जिस तरीके के नए मानदंड उन्होंने खड़े किए ईमानदारी के, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। प्रदीप भंडारी, कहा यह भी जा रहा है कि देखिए मोदी मैजिक तो है ही, लेकिन साथ में जो बीजेपी की रणनीति थी हिंदू फर्स्ट स्ट्रेटेजी, उसका भी बहुत फायदा मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई बड़ा फैक्टर है हिंदू फर्स्ट? देखिए, ये हिंदू फर्स्ट की रणनीति का फायदा या नुकसान तब हम लोग देख सकते हैं जब विपक्ष के स्टैंड को हम एनालाइज करें। देखिए, जब विपक्ष जो है, जब मान लीजिए सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा जाएगा, तो उस समय एक बाइपोलैरिटी हो जाती है कि एक प्रो हिंदू है, एक दूसरा एंटी हिंदू है। जब मान लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके इन्विटेशन को नकार दिया जाता है, तो इस देश में तमिलनाडु ट्रैवल किया, तेलंगाना ट्रैवल किया, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ गांव-गांव में दिया जलाया गया था। तो प्रभु श्री राम इस देश का अस्तित्व है। तो जब अगर एक बड़ा दल जो है वो एक एक्सप्लिसिट उनके पक्ष में स्टैंड नहीं लेता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपीजमेंट बनाम प्रो हिंदू राजनीति हो जाती है। पर ये वोट उसका नहीं है, ये वोट गवर्नेंस का वोट है, ये वोट वेलफेयर का वोट है, ये वोट एस्पिरेशन का वोट है। ठीक है, तो लेकिन हमें फाइनल टैली के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और इस एडिटर्स पोल में आपकी जो टैली है अपने अनुभव के आधार पर वो दर्शकों तक साझा करनी।